प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से नहीं बोरिंग से दरबार में। आज इस लेक्चर में हम ये पढ़ने नहीं वाले हैं बल्कि हम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रटने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सीखने वाला और समझने वाला सिस्टम है। तो हम ये सीखने वाले हैं जो हमारा 8वीं कक्षा का पहला चैप्टर है साइंस का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब जैसे इस चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि कैसे फसल उगाई जाती है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है और कैसे उसे मैनेज किया जाता है ना। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास हैं उन सभी को फूड की ज़रूरत होती है, फूड की आवश्यकता होती है। विदाउट फूड कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता इस प्लेनेट पे, हमारे अर्थ पे। तो प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है, जो कि हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना। कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और साथ ही साथ वैसे ही एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक अपना खाना जो खुद नहीं बनाते हैं, और ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। तो प्लांट्स तो अपना खुद का खाना बना के पेट भर ले रहे हैं, लेकिन हम जैसे एनिमल्स क्या करते हैं, हम किसी पे डिपेंड होते हैं। जैसे प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है ना, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड है, इससे हम अपना गुजारा करते हैं। तो फूड हमें क्या देता है? फूड हमें देता है एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या यूज़ होता है एनर्जी का? एनर्जी भाई हमें ज़िंदा रखने में हेल्प करता है, डाइजेशन प्रोसेस करने में हेल्प करता है, एस्क्रेशन करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है, ब्लड सर्कुलेशन करने में हेल्प करता है। तो ये सारे प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी ओवरऑल ज़िंदा रहने के लिए फूड कंज्यूम करना पड़ता है। तो सभी को फूड की ज़रूरत होती है। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को फूड की आवश्यकता होती है। फूड पाने के लिए उन्हें खेती करना पड़ता है। अभी खेती तो छोटे अमाउंट पे तो होगा नहीं, खेती होगा बड़े स्केल पे, क्योंकि इस भारत देश में इतने सारे लोग रहते हैं। तो सभी के लिए फूड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़े स्केल पे खेती करना होता है। तो आइए देखते हैं कि खेती कैसे होता है। अगर आपको नेचर और ग्रीनरी अच्छा लग रहा है तो आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में जो चीज़ें हम सिखाने वाले हैं वो तो सिखाएंगे ही, साथ ही साथ हम फील्ड में जाकर उस चीज़ों को कर बताएंगे प्रैक्टिकली कैसे वो चीज़ हो रही है ना, ताकि आपको और भी मज़ा आए देखने में, इस लेक्चर को समझने में, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर शुरुआत कैसे हुआ, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। तो देखो, आज से ठीक 10,000 साल पहले, यानी 10,000 साल पहले हम नोमैडिक हुआ करते थे। नोमैडिक का मतलब होता है जो एक जगह पे ना रह के ट्रैवल हमेशा करते रहे, हमेशा चलते रहते हैं, उनको नोमैडिक बोला जाता है। तो हम पहले कभी कहीं ठहर के रुकते नहीं थे, हम हमेशा चलते रहते थे खाने की तलाश में। हम पहले खाना पका कर नहीं खाते थे, हम उन्हें कच्चा ही खाते थे, और एनिमल्स का भी हंटिंग करते थे अपना पेट भरने के लिए। फिर धीरे धीरे हम इंसानों ने लैंड्स को कल्टीवेट करना चालू किया। हमने पहले राइस उगाया, फिर वहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो उसी को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना। अब इस एग्रीकल्चर में हम उगाते हैं क्रॉप्स। अब ये क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स का मतलब होता है बेसिकली आप जो एक किस्म का प्लांट, यानी एक ही टाइप का प्लांट बड़े स्केल पर ग्रो करते हो, उसी को ही बोला जाता है क्रॉप। हमें तो मालूम है कि डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स हो सकते हैं, जैसे कि सीरियल्स और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और जो हमारा भारत देश है, इतने बड़े देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम पाया जाता होगा। जैसे हमारे भारत में अलग अलग जगहों का अलग अलग क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी होता होगा। उसके लिए ही हमारे देश में बहुत बड़ी वैरायटी पाई जाती है क्रॉप्स की। अब जैसे हमारे भारत में अलग अलग सीज़न के अलग अलग क्रॉप्स की खेती की जाती है। अब हमारे देश में बहुत सारे वैरायटीज़ के क्रॉप्स उगाए जाते हैं देश के अलग अलग कोने में। इसके अलावा इसके दो मेजर टाइप्स हैं
जिसको बोला जाता है खारिफ क्रॉप्स और रेबीज क्रॉप्स। इनको सीजन के बेस्ड पे क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई करने का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में बांटते हैं तो उसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन। अब जैसे यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में उगते हैं। रेनी सीजन यानी जून से लेकर सितंबर तक के पीरियड के जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनको बोला जाता है खारिफ क्रॉप्स। अब एग्जांपल के लिए राइस हो गया, सोयाबीन हो गया, मेज हो गया और कॉटन हो गए, तो दीज आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। और रेबी क्रॉप ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो खाली विंटर सीजन में होते हैं। विंटर सीजन में जैसे कि अक्टूबर से लेके मार्च तक के महीने में, इस टाइम के पीरियड में जितने भी क्रॉप्स होते हैं उनको बोला जाता है रेबी क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल वीट, ग्राम, टी और लिनसीड, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड रेबी क्रॉप्स। वेल, इसके अलावा समर सीजन में बहुत सारी जगह पे वेजिटेबल्स एंड पल्सेस की खेती होती है। ये तो हमें मालूम पड़ गया कि क्रॉप्स क्या होते हैं और इनकी खेती कब होती है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि खेती कैसे की जाती है? अब जो लोग किसान हैं या फिर जिनके गांव में खेत वगैरह है वो तो जानते होंगे कि कैसे की जाती है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए ये चैप्टर बना है। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं बेसिक प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, कैसे खेती की जाती है। सबसे पहले हम ये घोंचू का डाउट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे खेती की जाती है। बताओ भाई, तुम्हारा डाउट क्या है? मेरा डाउट ये है कि हम राइस को खाली रेनी सीजन में क्यों उगाते हैं? तो ये तुम्हारा डाउट है, इधर आना जरा। अब जैसे घोंचू का डाउट है कि राइस खाली रेनी सीजन में ही क्यों उगाया जाता है। वेल, इसका ये जवाब है, खाली रेनी सीजन में इसलिए उगाया जाता है क्योंकि बाकी सीजन में पानी नहीं होगा, तो राइस को चाहिए रहता है बहुत ज़्यादा पानी। अब जैसे राइस को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। बाकी सीज़न में पानी उतना नहीं होता है, लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में पानी की कमी नहीं रहती है, इसलिए राइस की खेती जो होती है वो रेनी सीजन में की जाती है। डाउट तो क्लियर हो गया घोंचू का, लेकिन अब जो हम लोग सीख रहे हैं तो उस पर वापस चलते हैं। देखो, खेती करने के लिए ना किसान को बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। अब जैसे हम जो गार्डन यानी जो हमारे घर के बालकनी वगैरह में हम जो पौधे लगाते हैं, वैसे ही कुछ सिमिलर होते हैं वो प्रोसेसेस। किसान को सॉइल बनाने से लेके हार्वेस्ट करने तक के पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है ताकि उसकी फसल उग सके। अब ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब टोटल ये 7 प्रोसेस होते हैं। सातों प्रोसेस को हम अच्छे से देखेंगे और एक एक करके सारे प्रोसेस को समझेंगे। इस चैप्टर में हमें यही सीखना है, ठीक है? तो चलिए इस चीज को सीखने के लिए हम अपने बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है? झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मैं लाऊंगा तेरी कसम। चंदा चुराऊंगा, तारे भी लाऊंगा, सूरज झुकाऊंगा तेरी कसम। तभी तो मेरी जान दीवानी बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। तो हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं, टोटल 7 प्रकार के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं, यानी 7 प्रोसेस हैं एग्रीकल्चर करने के। तो जो हमारा पहला प्रोसेस है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी फर्स्ट स्टेप में हमें जो हमारी मिट्टी है उसको तैयार करना होता है। मिट्टी तैयार करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमें करना होता है हमारा सोइंग। नेक्स्ट स्टेप हमारा है सोइंग। सोइंग में हमें बीजों को चुनकर खेत में डालना होता है ताकि वो उग सके और हमारी फसल ग्रो करने लगे। फिर जो हमारा तीसरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। अब ये जो हमारी फसल उग रही है उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डालेंगे। फिर जो हमारा चौथा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी डालना, यानी पानी देना। जो हमारी फसल है उसको पानी की आवश्यकता होगी, तो हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा हम पानी देंगे अपनी फसल को। फिर जो हमारा फिफ्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, यानी जो हमारी फसल है वो जब उगने लगती है तो वहाँ पे घास वगैरह बहुत आने लगते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, उसके लिए हमें उससे बचाना होता है। और जो हमारा सिक्स्थ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है जो हमारी फसल उग जाती है तो उसे हार्वेस्ट करना भी तो ज़रूरी है। फिर जो हमारा फसल है उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज, यानी जो हमारी सेवेंथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है स्टोर करना।
तो एग्रीकल्चर के प्रैक्टिस तो समझ में आ गया। अब चलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, यानी फर्स्ट स्टेप जो है हम एग्रीकल्चर करने का, उसे अच्छे से समझते हैं, फिर धीरे धीरे सारे स्टेप को अच्छे से समझते हैं। आखिर ये चैप्टर में यही तो हमें समझना है। तो चलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें जो हमारा सॉइल होता है उसको हम लूज़ करने का काम करते हैं। फार्मर्स क्रॉप्स उगाने के पहले ये फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं ताकि उनकी जो फसल है अच्छे से ब्रीथ कर सके, ताकि जो हम सॉइल जो लूज़ करते हैं, लूज़ होने से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे से अंदर तक अपने रूट्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इससे उनको इजीली ब्रीथ करने में हेल्प मिलता है। और इससे ये फ़ायदा है कि जो मिट्टी के अंदर अर्थवॉर्म माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो उनकी हेल्प कर सकें। आपको मालूम है जो फार्मर्स होते हैं उनके बहुत ही खास मित्र होते हैं माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म। एक्चुअली ये प्लांट्स को ग्रो करवाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन आज इस मॉडर्न टाइम में अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स को मार दिया जाता है केमिकल्स फर्टिलाइज़र यूज़ कर करके। लेकिन देखा जाए तो ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो इसके लिए हमें प्लांट उगाने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रोसेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे प्लांट्स को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये एक प्लग के माध्यम से होता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग्स ना, देखो आप गांव वगैरह में देखे रहोगे, बैल होता है दो, और उनके पीछे ना एक डंडी लगा के और नीचे एक आयरन का एक रॉड टाइप कुछ होता है। उससे वो क्या काम करते हैं, उससे वो प्लगिंग करने का काम करते हैं। और कभी कभी जब हमारा जो सॉइल होता है वो अगर ड्राई है तो सबसे पहले उसे वाटर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ड्राई है तो फिर उसमें मॉइस्चर नहीं है तो यानी उसके अंदर वाटर का जो अमाउंट है बहुत कम होगा। तो सबसे पहले हमें वाटर से उसे भरना पड़ेगा, फिर जब वो सूख जाए, थोड़ा मॉइस्चर लायक रहे, तभी हमें उसे प्लगिंग करना पड़ता है। और जो आप सॉइल में जब प्लग करते हो तो उसमें तो बड़े बड़े क्लम्प्स निकलना चालू हो जाते हैं। इसको हिंदी में अद्धा बोला जाता है। ये जो बड़े बड़े अद्धे निकल रहे हैं, ये निकलना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो हमारा फील्ड होता है उससे फील्ड का जो लेवल होता है वो मेंटेन होता है। तो इससे क्या होता है, जब हम बीज छीटेंगे तो वो एक बराबर रहने वाला है, और उससे साथ साथ पानी भी अच्छे से हर जगह पहुँच जाएगी। तो ये जो गैप्स आ जाएंगे, इससे पानी अच्छे से प्लांट्स को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्लम्प्स तोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्लम्प्स किससे टूटता है, जब हम प्लगिंग करते हैं। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps to proper mixing of manure with soil. The soil is moistened before sowing. कभी कभी ना प्लगिंग करने से पहले देखो, आप गांव वगैरह में जब खेत में ट्रैक्टर आने वाला होता है, ट्रैक्टर से ही आजकल के मॉडर्न टाइम में ट्रैक्टर ही यूज़ करते हैं। तब जो पहले बैल वाला सिस्टम था वो नहीं चल रहा है यहाँ पे। उसके पहले ना मैन्योर्स ऐड करते हैं। मैन्योर्स क्या होता है, मैन्योर्स एक प्रकार का खाद होता है जो न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट्स को। अब इसको हम चैप्टर के जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, हम ये भी समझें कि मैन्योर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों अलग अलग होते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, लेकिन दोनों का काम एक होता है। ये तो पता चल गया कि प्लगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप उगाने के लिए। अब आइए देखते हैं आखिर ये प्लगिंग कौन कौन से मेथड से होते हैं और कौन कौन से टूल्स इसके लिए यूज़ होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बीज बोने से पहले अच्छी फसल के लिए मिट्टी के क्लम्प्स तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और इस काम को करने के लिए इम्प्लीमेंट्स का सहारा लिया जाता है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले मेन इम्प्लीमेंट्स हैं प्लग, होए और कल्टीवेटर। प्लग ये प्राचीन समय से मिट्टी को खेती के लिए यूज़ करने वाला, फर्टिलाइजर डालने वाला, घास को हटाने वाला और मिट्टी को मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इम्प्लीमेंट लकड़ी से बना होता है और दो बैल या अन्य जानवरों, घोड़े और ऊंट द्वारा खींचा जाता है। इसमें एक मजबूत ट्रेंगुलर लोहे की पट्टी होती है जो प्लग शैर कहलाता है। प्लग का मेन हिस्सा है एक लंबा लकड़ी का टुकड़ा जो प्लग शाफ्ट कहलाता है। इसके एक तरफ हैंडल होता है, दूसरी तरफ एक बीम होता है, बैलों के गर्दन पर रखी जाती है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी आसानी से प्लगिंग कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा इम्प्लीमेंट है वो है एक होए।
यानी एक खुदार। ये एक साधारण इम्प्लीमेंट है जो घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक लंबी लकड़ी या लोहे की रॉड होती है। इसके एक एंड पर मजबूत, स्टेबल और मुड़े हुए लोहे का प्लेट लगाया जाता है जो कि एक तलवार की तरह काम करता है। ये इंसानों द्वारा खींचा जाता है। और जो हमारा तीसरा इम्प्लीमेंट है उसको बोला जाता है कल्टीवेटर। आजकल प्लगिंग करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। कल्टीवेटर का यूज करके हम अपना टाइम और मेहनत दोनों बचा सकते हैं। ये था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।